प्रतिशत आरक्षण सदनों में देकर कानून बनाने में इनकी हिस्सेदारी तय की है और उसी समय में ये ऐतिहासिक सदन में करीब करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। कई लोगों को मैं इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के बाद मिला हूं। आज तो यहां पर बोलने के लिए तो बैठे नहीं हैं, परंतु मुझे कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा। सुनते तो मालूम पड़ते कि फर्क क्या पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, एक बेजान मुर्दा पड़ा है और अगर उसमें आत्मा होती है तो जिंदा इंसान बनता है। इतना आमूलचूल परिवर्तन हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर आना है। अध्यक्ष जी, आज मैं तलारी रंगैया से लेकर हेमाजी तक 35 सांसदों ने इसके अंदर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो सभी को मैं ध्यान से सुना है। ढेर सारी चीजें ज्यादातर किसी के सुझाव बदलाव के लिए नहीं है, कुछ सुझाव बदलाव के लिए भी है, मगर कुछ चीजें जो उठाई गई हैं उसको मैं मानता हूं कि मेरी स्पष्टता के बाद इनकी चिंता से वो मुक्त हो जाएंगे। और कुछ लोग, ओवैसी साहब हो या कोई एक दो और है, जिनकी चिंता ही ऐसी है जो समाप्त नहीं की जानी चाहिए, चिंता उनकी एक कानून से बड़ी है, वो बहुत उचित हुआ है। इसलिए ऐसी चिंता का मेरे पास कोई समाधान नहीं है, परंतु स्पष्टता से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और मैं 3 ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर भी आऊंगा जो मैं बाद में बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने से बनाए थे। जैसा मैंने कहा कि 150 साल पुराने कानून। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश में से जल्दी मिट जाए और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा, मान्यवर, उन्होंने कहा कि कॉलोनियल कानूनों से जल्दी इस देश को मुक्ति मिलनी चाहिए और उसी के तहत गृह मंत्रालय ने 2019 से इसमें परिवर्तन लाने के लिए गहन विचार विमर्श चालू किया था। मान्यवर, ये जो कानून थे, ये कानून एक शासक ने, विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए हुए कानून थे। एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे और इसकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार
और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए। मान्यवर, हमारे यहाँ न्याय की बहुत पुरानी अवधारणा है। हमारे यहाँ न्याय की अवधारणा अनेक प्रकार के दर्शन के अंदर समाहित, व्यास, अत्रि, याज्ञवल्क, बृहस्पति, पराशर, चाणक्य, वत्सायन, देवानंद ठाकुर, जयंत भट्ट, गणेश उपाध्याय, केशव मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि, ये सभी विद्वानों ने अनेक प्रकार की संहिता में दंड और न्याय पर अपने विचार रखे हैं जो मूल भारतीय विचार है। मान्यवर, ये तीनों कानूनों को अभी जो है, ये तीनों कानूनों को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर न्याय की कल्पना ही नहीं है। दंड देने की बात को ही न्याय माना जाए। हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में दंड की कल्पना न्याय से उपजी। पाश्चात्य विचारों के जो अंग्रेज शासन में लाए गए कानून थे, उसमें न्याय का उद्भव दंड में से होता है। हमारे यहाँ दंड इसलिए दिया जाता है कि जो विक्टिम है, जिसका अहित हुआ है, जिसके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई, उसको न्याय मिल पाए, इसलिए किसी को दंड देते हैं। और दंड देने का उद्देश्य क्या है? विक्टिम को न्याय देना, और वो दंड के माध्यम से और कोई इस तरह की गलती न करे, इस तरह का समाज के अंदर एक एग्जाम्पल प्रस्तापित करने के लिए ये दंड का प्रोविजन है। ये नए जो 3 कानून लेकर मैं आया हूं, वो मूल भारतीय न्याय के संहिता के आत्मा को प्रगटीकरण देने वाले कानून है। और सच अर्थ में आजादी के इतने सालों के बाद मान्यवर, पहली बार ये तीनों आपराधिक कानूनों का, अपराध की सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का पहली बार मानवीयकरण होगा। मान्यवर, ये कानूनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कानून के अंदर आज तक, जब तक ये सदन रिपील नहीं करेगा तब तक, यूनाइटेड किंगडम की संसद ने बनाया हुआ कानून आज हम हमारे कानून में विद्यमान है। प्रांतीय अधिवेशन, वो भी अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे तब का शब्द है। क्राउन के प्रतिनिधि का सम्मान, लंदन गजेट, ज्यूरी, लाहौर कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, कॉमनवेल्थ, हर मेजेस्टी सरकार, लंदन गजेट के जिक्र, ब्रिटिश क्राउन का दबदबा, इंग्लैंड के न्यायालय और हर मेजेस्टी रोमेनियन और बैरिस्टर शब्द प्रयोग का जिक्र आजादी के बाद भी 75 साल तक होता गया। मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानून को एक गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त कराया। मान्यवर, ये कानून जो बनाए थे, ढेर सारे लोगों ने कहा, कुछ सांसद मुझे पर्सनली भी मिले, वो समझ ही नहीं पाते थे कि फर्क क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये सब आपको समझना है तो सबसे पहले चैप्टर को समझिए। चैप्टर की अनुक्रमणिका देखेंगे तो ही मालूम पड़ जाएगा कि कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे, कानून अंग्रेजों की राज की सुरक्षा के लिए। मान्यवर, अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं, वो कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा बैठा अपनी राह देख रहा था। सुरक्षा प्रायोरिटी क्या थी? मानव वध नहीं थी। किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार, अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था। प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था
और ब्रिटिश ताज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में सेना, नौसेना, वायुसेना के संबंधित अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रोल अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंप के साथ छेड़खानी को लिया गया है। और उसके बाद ब्ला 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 बाकी सारी चीजें आती हैं। तो पहली बार हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। मुझे गौरव है कि तीनों कानूनों को 150 साल के बाद बदलने का और वो बिल को पायलट कर इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर, जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मान्यवर, इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध, राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा। मान्यवर, कानून में आज इस सदन के सभी सभासदों को गारंटी देना चाहता हूं कि आने वाले 100 साल के टेक्निकल इनोवेशन जितने भी होंगे, इसकी कल्पना कर हमारी न्यायिक पद्धति को इससे सुसज्ज करने के लिए सारे प्रोविजन इसी कानून के अंदर कर दिए गए हैं और सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जल्दी न्याय बने, इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। मान्यवर, ये जो इनका डबल स्टैंडर्ड है, इसके कारण उनकी पार्टी को आज इतनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ी है। मान्यवर, पुलिस और नागरिक के अधिकारों के बीच में बहुत अच्छे से इसमें संतुलन साधा गया है। सजा का दर बढ़ाने के लिए
हमने ढेर सारे प्रावधान इसके अंदर करे हैं जिससे सजा करने का प्रतिशत बढ़ेगा। साइबर क्राइम के लिए भी ढेर सारी प्रोविजंस किए हैं और कम्युनिटी सर्विस को भी हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर उसको कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं, जिससे जेलों पर के बर्डन को कमी आ जाएगी। मान्यवर, ये तीनों कानून जैसे मैंने कहा 150 साल के बाद बदले जा रहे हैं और देश के 130 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाले कानून हैं और ये कानूनों के आधार पर ही आने वाले समय में इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली चलनी है। इसलिए बहुत जरूरी था कि इस पर एक व्यापक बहस करी जाए समाज के हर वर्ग से, और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ये प्रक्रिया में जुड़े हुए, वो सभी से, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से, सभी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों से और सभी विधानसभा के सदस्यों से भी चर्चा की जाए। इसलिए 2019 में हमने इसका व्यापक कंसल्टेशन अगस्त महीने से शुरू किया था और 2019 सितंबर में सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए। जनवरी में देश के मुख्य न्यायाधीश, सभी हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल्स और विधि विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर संसद सुझाव माने गए। ये सुझाव आने के बाद 2021 में मैंने स्वयं सभी सांसदों को पत्र लिखा और सुझाव मांगे। 2020 में सभी विधायकों से सुझाव मांगे गए। बीपीआरएनडी ने देश के सभी आईपीएस अफसर से सुझाव मांगे। गृह मंत्रालय ने देश के सभी कलेक्टरेट से सुझाव मांगे, क्योंकि कलेक्टरेट भी इसका बड़ा हिस्सा होता है। और मार्च 20 में ये सारे सुझावों को संकलित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर किया और उसके बाद लगभग 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट और 16 उच्च न्यायालय, 5 न्यायिक एकेडमीज, 22 विधि विश्वविद्यालय, 42 संसद सभ्य और लगभग 200 के आसपास आईपीएस अफसरों ने अपने सुझाव मुझे भेजे। कुल 3200 सुझाव एकत्रित हुए, जिसको फुल स्टॉप कॉमा में पढ़कर इसको रखना या नहीं रखना, इसका विवेक के आधार पर निर्णय लिया गया है। और पूरे तीनों कानूनों को मैंने स्वयं लाइन बाय लाइन नहीं, फुल स्टॉप कॉमा में पढ़ा है। 58 सीटिंग मेरे 158 सीटिंग मेरे खुद के हुए हैं सुझावों को आमेज करने के लिए और कानूनों को पढ़ने के लिए। और ये सब कर हम ये कानून लेकर आए थे। 11 अगस्त 2023 को ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, इन 3 विधेयकों को मैं यहाँ लेकर आया और आपने उसको गृह विभाग की स्थायी समिति को विचारार्थ भेज दिया। मान्यवर, वहां पर ढेर सारी चर्चा हुई। 10 नवंबर 2023 को इसकी रिपोर्ट राज्यसभा के उपसभापति को दे दी गई और ढेर सारे सुझाव, ढेर सारी टाइपिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स और लीगल प्रोनाउंसिएशन के जो अपभ्रंश थे, ये सब सुधारने के लिए माननीय संसद सभ्यों की समिति ने ढेर सारे विचार रखे। इसलिए उसको जस का तस रखने की जगह मैंने पुराना बिल रिपील विड्रॉ कर नया बिल लेकर मैं आज सदन के सामने आया हूं और इतने गहन विचार विमर्श के बाद मान्यवर बिल मैं सदन के सामने रखा है। मान्यवर, मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून आए हैं, न्याय, समानता और निष्पक्षता, ये 3 मूल सिद्धांतों के आधार पर इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो और आने वाले लंबे समय तक टेक्नोलॉजी के नए इनोवेशन क्या हो सकते हैं, इसकी कल्पना कर अभी से इसकी कानूनी वैधता के लिए ढेर सारे प्रोविजन किए हैं। फॉरेंसिक साइंस को
इसके अंदर बहुत तवज्जो दी गई है और इसके माध्यम से, ये कानूनों के माध्यम से जल्दी न्याय मिले, इसके लिए पुलिस, लॉयर्स और न्यायमूर्ति सभी पर एक प्रकार से समय की मर्यादा डालने का काम भी इस कानूनों के माध्यम से हुआ है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, इसके जगह अब 531 होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 नए जोड़े गए हैं, 39 नए सबसेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को निरस्त कर हटा दिया गया है। इसी तरह आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 358 अब रह गई है। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है। 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है। 6 अपराधों को सामुदायिक सेवा का दंड, कम्युनिटी सर्विस का पेनल्टी देने का काम किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट को 167 धाराएं थी, इसकी जगह 170 धाराएं बनी हैं। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है। 2 नई धाराएं, 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को हटाने का काम भी करा गया है। मान्यवर, मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, एक लंबे अरसे बाद, अटल जी की सरकार ने भी ये प्रयास किया था, परंतु एक मिलीजुली सरकार थी, कई प्रकार की इसमें कठिनाइयां भी आती थी, मगर लंबे समय के बाद 2 बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया है, इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएंगे। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद, उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण 3 हॉटस्पॉट, जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63% की कमी आई है और मृत्यु में 73% की कमी आई है और पूर्वोत्तर से 70% से ज्यादा क्षेत्र से अपसपा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडा में रखा था कि हम अपसपा हटाएंगे, वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए। हमने नहीं रखा था, अपसपा को हटाया नहीं है, परंतु हमने इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त करी है, क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हो गई। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर राम लल्ला विराजमान हो जाए। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। मान्यवर, हमने कहा था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आई, तिथियां निकालती रह गई, हमने दे भी दिया और सर्वानुमत से देकर इस देश की मातृशक्ति को हमने सम्मानित करने। हमने कहा था 3 तलाक मुस्लिम माताओं बहनों के लिए अन्याय करता है, उसको हम समाप्त कर देंगे। मान्यवर, हमने इस वादे को भी पूरा किया। हमने कहा था कि न्याय मिलने की घटी को बढ़ाएंगे और न्याय के आधार पर होगा, दंड के आधार पर नहीं होगा। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, श्रीमान राजनाथ सिंह जी घोषणा पत्र लेकर जनता के सामने गए थे और आज हम दोनों बैठे हैं
मुझे आनंद है मोदी जी ने ये पार्टी के वादे को आज पूरा करने का। मान्यवर, न्याय एक बहुत अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी, न्याय एक सभ्य समाज की नींव डालता है। हमारे संविधान ने राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, न्याय की कई परिभाषाएं बनाकर हमारे लिए रखी है और ढेर सारे अनुच्छेद में 38, 39 से 142 में इसका जिक्र भी किया है। मगर जनता के आम मानस में न्याय का मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से होगा। न्याय अनेक प्रकार के हैं, मैं इसका स्वीकार करता हूं। बड़ी पवित्र संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने रखी है, परंतु जनता डे टू डे में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न्याय कहती है। और आज मैं ये जो 3 बिल लेकर आया हूं, मोदी जी ने सालों से देश की जनता की जो अपेक्षा थी कि हमें पेनल्टी नहीं चाहिए, हमें दंड नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, वो बिल इस बिल के माध्यम से होगा। राज्य का सबसे पहला कर्तव्य मान्यवर न्याय होता है और लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों एक न्याय का मजबूत प्रशासन देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 3 के बीच में काम की बंटवारा किया है। और आज पहली बार तीनों मिलकर दंड केंद्रित नहीं परंतु न्याय केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लेंगे। आपकी अध्यक्षता में ये न्याय यहां पर कानून बनेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कार्यपालिका करेगी और इसका बाकी रहा हुआ इम्प्लीमेंटेशन न्यायपालिका करेगी। ये तीनों अंग इकट्ठा होकर इस देश में भारतीय विचार की न्याय प्रणाली को प्रस्थापित करेंगे। और न्याय, जैसा मैंने कहा, एक अम्ब्रेला टर्म है। न्याय कहते हैं तो बहुत बड़े समुदाय के प्रति होता है। इसमें आरोपी और विक्टिम दोनों आ जाते हैं और दंड कहने पर केवल आरोपी की तरफ ही देखा जाता है। तो संतुलन बनाते हुए नए कानून में लेकर आया हूं। यहां पहले दंड देने की सेंट्रलाइज सोच वाली कानून थे, अब विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस इसका यहां पर उद्भव होने जा रहा है। ईज ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है और एनफोर्समेंट के लिए निष्पक्ष, समयबद्ध, एविडेंस बेस्ड स्पीडी ट्रायल, कोर्ट तथा प्रिजन का इससे बर्डन कम होने वाला है और कन्विक्शन रेशियो भी इससे बढ़ने वाला है। मान्यवर, कई लोगों ने अलग अलग सुझाव करे हैं। पहले मैं बिल के बारे में बताकर इसका जवाब दूंगा। और सबसे बड़ी बात है मान्यवर कि जो बिल लेकर मैं आया हूं वो ढेर सारी नई चीजों को भी इसमें जगह देने वाला बिल है और इसका उपयोग करने वाला बिल है। इन्वेस्टिगेशन को हमने फॉरेंसिक साइंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन को बल देने का फैसला किया है। बलात्कार की पीड़िता का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड लेना कंपलसरी किया है। कई सारी जगह पे मैं आगे बताऊंगा आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और कोर्ट पर भी ढेर सारे समय को कम करने के प्रावधान पर हमने डाले हैं। मान्यवर, आज के बाद इस देश में अभी 3 प्रकार की न्याय प्रणाली है। कहीं मेट्रो जज होते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। एक कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी और न्याय प्रणाली का में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी। मान्यवर, इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का एक्सटेंशन और उसका महत्व और उसको कंपलसरी करने का काम किया है, क्योंकि न्याय प्रणालिका में किसी निर्दोष को अन्याय हो जाए या तो किसी विक्टिम को न्याय न मिले,
दोनों किस्सों में हमारी त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है, उसमें अपील का बड़ा महत्व है। आज अपील का निर्णय वही लोग करते हैं जो वो गलती जो हुई है, मानो विक्टिम को लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वही निर्णय करते हैं अपील करनी या नहीं करनी जिसने ये गलती की है। अब एक स्वतंत्र डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हर जिले में भी बनेगा, राज्य स्तर पे भी बनेगा, जो पारदर्शिता के साथ एक केस में अपील करने लायक है या नहीं है उसका निर्णय करेगा। उसमें पुलिस का और प्रोसिक्यूटर का केवल और केवल अभिप्राय होगा, निर्णय एक तटस्थ प्रणाली का होगा जिसको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के नाम से यहां इंट्रोड्यूस किया गया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कई सारे मामलों में तय की है, जैसे इस देश की अदालतों में हेबियस ढेर सारी होती है, परिवारजन जाते हैं, हमारे सगा संबंधी कहाँ है हमें मालूम ही नहीं है, पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। अब तय कर दिया है गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना अनिवार्य रूप से हर पुलिस स्टेशन पर रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार करना पड़ेगा। मान्यवर, इस तरह से मैं आगे बाद में बताऊंगा, परंतु ढेर सारी चीजों को हमने पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का भी इस कानून के माध्यम से काम किया है। और विक्टिम सेंट्रिक कानून जब मैं कहता हूं तब मान्यवर हमने ढेर सारा विक्टिमों को बीएनएसएस में 360 तो अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, इंफॉर्मेशन का अधिकार खंड 173, 93 और 230 में दिया है, नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है, जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया है। अब कोई भी मुकदमा स्टेट विक्टिम की परमिशन के बगैर, विक्टिम को सुने बगैर कोर्ट सिर्फ स्टेट के कहने पर विड्रॉ नहीं कर सकती। जो विक्टिम है उसको सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा। विक्टिम को, जो फरियादी है, उसको 90 दिनों में जांच की प्रगति के बारे में इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी पुलिस की गई है। एफआईआर, गवाहों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट, ये सभी को कंपलसरी कॉपी देने का प्रोविजन इसके अंदर कर दिया गया है। और जांच और मुकदमे के विभिन्न चरणों की पीड़ित अथवा उसके परिवारजनों को जानकारी प्रदान करने के लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन मान्यवर किए हैं, जिससे मैं मानता हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और विक्टिम को न्याय मिलने की शुरुआत होगी। मान्यवर, मैं अब तीनों कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपके सामने और आपके माध्यम से ये सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। भारतीय न्याय संहिता की मैं पहले बात करूंगा मान्यवर, और जैसा मैंने कहा कि इसमें ढेर सारे मानव संबंधित अपराधों को बहुत पीछे रखा गया था, क्योंकि इसका महत्व ही नहीं था। उनका महत्व अपना शासन चलाना था। जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। किडनैपिंग 359 और 369 था, अब 137 और 140 हुए। ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143 और 44 हुए। माननीय, शुरुआत की डेफिनेशन और प्रोसीजर को छोड़कर सीधा मानव संबंधित, पहले महिला और बच्चे और फिर शरीर संबंधित अपराधों को हमने प्रायोरिटी दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्ति की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं मान्यवर, और उसको सुनिश्चित करना ये कानूनों की प्रायोरिटी है। मान्यवर, अंग्रेजों ने बनाया हुआ राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानी, बड़े बड़े हमारे नायक सालों के सालों 6-6 साल तक जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा था।
विरोध तो करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे, मगर सत्ता में आते थे तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं देते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए। मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाना, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का थ्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। इसलिए जो लोग राजद्रोह हटाकर हम देशद्रोह की धारा लाए हैं, इनको अपने विचारों के कपड़े पहनाने का प्रयास करते, इसलिए मैं इस पर डिटेल में बात करता हूं। मान्यवर, आईपीसी 124C, उसमें शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ की गई बात। मेरी बात ध्यान से सभी सदस्य सुने। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C, सरकार के खिलाफ की गई बात। बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। वहां सरकार शब्द प्रयोग है, यहां देश है, भारत शब्द प्रयोग है। आईपीसी में आसन या प्रयोजन की बात नहीं की थी। किस उद्देश्य से आप बोलते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, इसकी बात ही नहीं की। करना ही काफी है। हमने इसमें देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात करी है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इसका महत्व है। अगर उद्देश्य देशद्रोह का है तो इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, और उद्देश्य अगर शासन का विरोध करना है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए, उसको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अब घृणा और अवमानना, शासन की अवमानना, शासन की घृणा करना, तिरस्कार करना, इसको हटाकर हमने शब्द प्रयोग क्या किया है, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां शब्द प्रयोग। और अगर कोई कहता है सशस्त्र विद्रोह, बम धमाके, गोलीबारी और विध्वंसक प्रवृत्ति करने के बाद भी कोई जेल में नहीं जाना चाहिए, तो मैं इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये जेल में जाने ही चाहिए, सजा होनी ही चाहिए। इस देश में किसी को यह अधिकार नहीं है। मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ लोग ये नए इनिशिएटिव को अपना कलर देने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आपका कलर, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी नजर आपको मुबारक हो। हम तो संविधान की स्पिरिट को लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। देश के खिलाफ जो कुछ करेगा उसको जरूर सजा होगी, ऐसा कानून में होना चाहिए। मान्यवर, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हजारों स्वतंत्र सेनानी जो राजद्रोह की कलम के तहत अपने जीवन के स्वर्ण काल जेल में काटे, देश को आजादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों को देश में निकालने के लिए, आज नरेंद्र मोदी सरकार के इनिशिएटिव से इनके आत्मा को एक प्रकार से जरूर संतुष्टि मिलेगी कि आजाद भारत में आज ये अन्यायी प्रोविजन को मान्यवर, हमने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ढेर सारे प्रोविजन किए हैं। मान्यवर, भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर
महिला और बच्चे के प्रति अपराध का हमने ऐड किया है। इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में हम बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है तथा नाबालिग महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे, जिनको फेवर करनी थी वहां पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब पॉक्सो अप्लाई करे न करे, बलात्कार करने मात्र से पॉक्सो की सभी धाराएं ये न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएगी और उनको आयु का अधिकार आधारित वर्गीकरण ठीक नहीं था। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर, उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहां पर रखा है। मान्यवर, बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनोमली थी। सहमति से बलात्कार में 15 वर्ष की जो आयु डाली थी उसको बढ़ाकर हमने 18 साल किया है। तो 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा तो माइनर रेप के दायरे में घुस जाएगा। मान्यवर, इसके बाद जेंडर न्यूट्रल कानून बना है। कई जगह पे कई सारी चीजें छूट गई थी। लड़के और लड़कियों के व्यापार जो एक घृणित अपराध है, इसमें सिर्फ लड़कियों का जिक्र था, वहां लड़कों को भी डाल दिया गया है और आईपीसी की धारा 366A में भी नाबालिग लड़की के साथ बच्चे का भी जिक्र कर इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने का हमने प्रयास किया है। मान्यवर, आतंकवादी कृत्य को इतने सालों के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि पर चढ़ने के बाद 75 साल के बाद पहली बार आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार को। हमारा वादा था मान्यवर इस देश की जनता को कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे और आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। कुछ सांसदों ने, मैं बाद में जवाब देता हूं, कहा है कि यूएपीए में है, मगर जहां उनके प्रभाव वाली सरकारें थी वहां यूएपीए को लगाते नहीं थे। आतंकवादी कृत्य कर सादे गुना की सजा में निकल जाते थे। अब हमने ये मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का जिक्र कर ऐसे लोगों को जेल के बाहर आने का रास्ता लगभग असंभव कर दिया। मुझे मालूम है कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बताया भी है, मैंने भाषण पढ़े हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धारा है और इस सम्मानीय सदन का कोई व्यक्ति उसको मानव अधिकार के नाम से विरोध करे। आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जिसका जो विक्टिम होता है, इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। और मैं तो आश्चर्यचकित, मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो, मगर मैं था नहीं, मैंने पढ़ा। इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी रहे? अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी, परंतु इसके दुरुपयोग न हो इसके लिए इसकी व्याख्या भी हमने बड़ी स्पष्ट की है। मान्यवर, इसकी व्याख्या क्या की है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है, आइदर और साइड से,
उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ये घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। अब इसमें कहां दुरुपयोग की गुंजाइश है? मगर मन में एक भय पड़ा है मान्यवर, वो भय से ये विरोध जन्म लेता है। और मैं तो मानता हूं ये भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर इनके लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी सरकार का उचित ही निर्णय है कि आतंकवाद के लिए ये कानून में हमने जगह दी है। उसके बाद भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश बची है कि इसका दुरुपयोग हो। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, कानून तो लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक्त अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, यहां तक हमारी सरकार का सवाल है साहब, हम उसको रोकेंगे भी और उसको नश्यत भी करेंगे, सजा भी देंगे। और सबसे ऊपर कोर्ट है। अगर किसके ग्रीवेंसेस है तो ये आतंकवाद को रोकने का प्रोविजन भी कोर्ट के ऊपर तो नहीं है। धारा लगते ही कोर्ट इसकी मीमांसा करेगी। मगर इसके डर से आतंकवाद को ही न रोका जाए, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता मान्यवर। मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि इस धारा को जो मोदी सरकार लेकर आई है, आपका समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और जीरो टॉलरेंस का एक संदेश इस सदन से जाना चाहिए। मान्यवर, संगठित अपराध की भी पहली बार व्याख्या की गई है। कई राज्य और राज्यतर गैंगे संगठित अपराध करती हैं। इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था। इसके अंदर हमने साइबर अपराध को, आर्थिक अपराध को, भूमि हत्याना को, हथियारों की व्यापार को, डकैती को और मानव लोगों की तस्करी करने, व्यक्तियों की मानव तस्करी में, ये सभी को इसके अंदर रखा है। आर्थिक अपराध की भी हमने व्याख्या की है। करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टैंप का कुटकरण, हवाला व्यवहार और बड़े पैमाने पर वित्तीय कपट और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने के सभी प्रयास, इसको भी आर्थिक अपराध की व्याख्या की तरह पहली बार लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि न्यायपालिका का काम काफी सरल हो जाएगा। मान्यवर, एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती है, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको एक, मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी शंका के आधार पर एक टोला एकत्रित होकर किसी को मार देता है तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा की है। स्नैचिंग के लिए कोई कानून नहीं था, चैन स्नैचिंग होते थे, मोबाइल होते थे और अलग अलग धाराओं में अंत में कानून में
कानून के गैप का फायदा उठाकर वो छूट जाते हैं थे। स्नैचिंग के लिए भी हमने कानून लाया है। और मान्यवर, गंभीर चोट का जो कानून था, इसमें भी हमने 2 डिवीजन करे हैं। किसी के सर पर लाठी मार दी, इंजर्ड हुआ, तो उसको सजा तो होनी चाहिए, परंतु लाठी मारने के कारण वो ब्रेन डेड हो गया या अपाहिज हो गया, तो इसकी सजा इतनी नहीं होनी चाहिए। तो संपूर्ण अपाहिजता या तो ब्रेन डेड के केस में हमने 10 साल तक का कठोर दंड देने का प्रावधान किया है, इसको सेपरेट किया है। मान्यवर, गंभीर चोट का जो खंड 117 है, उसमें 10 साल की उम्र कैद का हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा भी ढेर सारे बदलाव किए हैं मान्यवर, मैंने प्रमुख बदलाव भी आपके सामने। अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करूंगा। मान्यवर, इस देश में न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है तो गरीबों के लिए तो आर्थिक बाधा है, मगर हमारे संविधान ने इसकी योजना बनाई। गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है, न्याय भी मिलता है, परंतु न्याय मिलता ही नहीं। कल ही मुझे माननीय रक्षा मंत्री में बिल पेश कर रहा था, बता रहे थे 2003 में कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसका साक्षी का सेवन 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया है। सजा कब होगी वो तो अभी किसी को मालूम नहीं। माननीय सालों के सालों तक तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। पुलिस न्यायपालिका को दोषित करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषित करती है। सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया। मैं इसको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि ये समझना कानून बनाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, पुलिस द्वारा दंडित कार्यवाही सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं। आप एक कंप्लेन देते हो, इसका संज्ञान वो 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। अब 3 दिनों के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी अगर प्राथमिक जांच होगी, इसको कंपलसरी कर दे। और 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच, आरोप सही है या गलत है, इसका प्रारंभिक जांच देकर एफआईआर करनी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप 14 दिन तक प्रारंभिक जांच कर सकते हो, और छोटी सजा है तो 3 दिन के अंदर ही एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। सबसे पहली न्याय में समय की कटौती यहां होगी। अब जांच रिपोर्ट जो जिला मजिस्ट्रेट को भेजना है, इसके लिए भी कोई समय के प्रावधान नहीं था, हर कर दिया। अब 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद 24 घंटे में उसको न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा, आप उस पर बैठ नहीं सकते हो। मेडिकल प्रैक्टिशनर और चिकित्सा जांच की रिपोर्ट, मेडिकल हुआ, कोई समय मर्यादा नहीं। जब उसकी आत्मा कहेगी, जब उनको समय होगा, सारी परेशानियों से वो मुक्त होगा जाए, तब देंगे। अब हमने बिना किसी देर से बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट को भी 7 दिन के अंदर पुलिस थाने में और न्यायालय में डायरेक्ट भेजने का काम हमने यहां निश्चित किया। मान्यवर, पहले चार्जशीट का समय नहीं, 60 से 90 दिन में चार्जशीट करने का एक कानूनी प्रोविजन था, परंतु री इन्वेस्टिगेशन, मेरी जांच चालू है, ऐसा कर सालों सालों तक चार्जशीट लटकाए जाते थे, केस लटकाए जाते थे और लोग केस से परेशान होते। हमने कह दिया कि 60 से 90 दिन का जो समय था वो तो रहेगा, और 90 दिन के बाद और 90 दिन तक ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे। अगर 90 दिन के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। चार्जशीट को आप 180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रख सकते हो। ये हमने प्रोविजन कर ट्रायल जल्दी हो इसके लिए शुरुआत कर दी। मान्यवर, इसके बाद मैजिस्ट्रेट के समय कब कार्यवाही शुरू होगी, मैजिस्ट्रेट के समय समक्ष, इसकी भी समय मर्यादा थी। अब मैजिस्ट्रेट साहब के साथ हमने बाध्य कर दिया है कि 14 दिनों के अंदर इसका संज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा और कार्यवाही चालू, इसको लटका नहीं सकते।
तो जो हमारे यहाँ बहुत सारी फरियाद आती है, सच्चा झूठा भगवान जाने, 12 बजे तक कोर्ट चलती है, 12 बजे के बाद कुछ नहीं चलता है। अब अगर 14 दिनों में संज्ञान लेना है तो कोर्ट को इसको समाप्त कर कर ही जाना पड़ेगा। और आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का जो निवेदन है वो भी 60 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे, एक केस में 25 आरोपी, तो एक के बाद एक 25 लोग लिंगरिंग रूप से एक्विटल का अपील करते ही जाते थे और 10 साल तक मुकदमा चलता नहीं था। अब जिसको भी करना है 60 दिन के अंदर करना है और 60 दिन में न्यायाधीश ने इस पर सुनवाई करनी है। तो ये ज्यादा से ज्यादा 120 दिन में केस ट्रायल पर आएगा। प्ली बार्गेनिंग के लिए भी समय नहीं था, अब तय कर दिया है। आरोप तय करने के 30 दिन के अंदर ही आप आपके गुनाह को स्वीकार कर लोगे तो सजा कम होगी। प्री बार्गेनिंग 30 दिन के अंदर समाप्त करना पड़ेगा। ट्रायल की प्रक्रिया में कागज रखने का भी कोई प्रोविजन नहीं था। अब हमने दस्तावेजों की प्रक्रिया कंपलसरी 30 ही दिन में पूरा करने का प्रोविजन कर दिया है, उसमें आप देरी नहीं कर सकते। मान्यवर, ट्रायल इन एब्सेंसिया का भी प्रोविजन किया है। कुछ लोग इस पर आपत्ति ले सकते हैं, मगर मैं आज कहना चाहता हूं, इस देश में ढेर सारे मुकदमे, देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहां आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी। एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, जन्मटिप भी, और जिससे वहां से वापस लाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि वो सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में तो स्टेटस बहुत बदलता है। जमानत के लिए भी हमने कर दिया है कि लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते। पहली बार अपराध करने को 1/3 सजा का जो प्रोविजन है, 1/3 अगर अंडर ट्रायल कर लिया तो इसको मुक्ति दे सकते हो, और बाकी सभी मामलों में 1/2 किया है जो गंभीर प्रकार की हत्या, डकैती, ऐसे मामले हैं। जजमेंट सालों सालों तक, महीनों तक नहीं आता था। अब हो गया है कि मुकदमे की समाप्ति के बाद जज साहब को 45 दिन के अंदर ही जजमेंट देना पड़ेगा, वो इससे ज्यादा लेट नहीं कर। मान्यवर, जजमेंट और सजा के बीच में भी बहुत बड़ा समय था, उसका भी समय निर्धारित कर दिया है, और सजा निर्णय देने के 7 दिन के अंदर ही सुना देनी पड़ेगी, उसको आप लिंगरिंग नहीं कर सकते। मान्यवर, फिर दया याचिका के मामले आते थे। सालों तक दया याचिका करते ही नहीं, और दया याचिका कोई एनजीओ करता था, कोई दूर दूर के लोग करते थे, जिसका कोई दया तो वही मांग सकता है जिसको दंड मिला है। दया मांगने का अधिकार और किसी को नहीं। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय की अपील खारिज करने के 30 दिन के अंदर ही दया की अर्जी करनी पड़ेगी, बाद में आपको इसका अधिकार नहीं रहेगा। राज्यपाल, सरकार, सबके लिए यस और नो कहने का समय का प्रावधान भी इसमें हमने मान्यवर तय कर दिया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी इसमें ढेर सारे प्रावधान किए। मान्यवर, ई-एफआईआर से अगर किसी को सबसे बड़ा राहत मिलने वाला है तो महिलाओं को मिलना है। किसी भी महिला के लिए अपने खिलाफ हुए अपराध को किसी के सामने वर्णन करना मान्यवर बड़ी संकोच की बात होती है। आज ई-एफआईआर से हर कोई कर सकता है, मगर कोई भी महिला थाने पर एफआईआर करा सकती है, उसका संज्ञान भी लिया जाएगा, और 2 दिन के अंदर ही घर पर आकर इसका जवाब लेने की व्यवस्था महिला पुलिस के साथ इस कानून को करेगी। नए विधेयक के अंदर ई-एफआईआर का जो हमने जिक्र किया है, इससे ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। समय पर ट्रायल और स्थगन दोनों को हमने मान्यवर बहुत तवज्जो देकर इसको कठोरता के साथ कम करने का प्रावधान किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कई जगह पे
हमने पुलिस के अधिकारों के दुरुपयोग को कर्टेल करने के लिए किया है। क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये तीनों चरण में हमने टेक्नोलॉजी के उपयोग को तवज्जो दी है। पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही इससे निश्चित रूप से सुनिश्चित तो होगी ही होगी, परंतु सबूतों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विक्टिम और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। मान्यवर, एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट, वहां से जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का हमने कानूनी प्रावधान इस कानून के अंदर लेकर आए। एविडेंस, तलाशी और जब्ती तीनों में वीडियो रिकॉर्डिंग की हमने कंपलसरी प्रोविजन किया है। कोई भी घर पे जाकर पुलिस जब्ती करती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, एविडेंस कलेक्ट करते हो उसका भी हो जाएगा और तलाशी का भी हो जाएगा। इससे कोई किसी को फ्रेम करने की संभावनाओं पर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। और बलात्कार के मामले में भी पीड़ित का बयान कंपलसरी करने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वो लेना ही पड़ेगा, ऑनलाइन बयान लेना पड़ेगा, इसका रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जिससे वगदार आदमी आने के बाद वो बयान को बदलवा नहीं सकता। दूर दूरस्थ के गांवों में बयान तो ले लीजिए जाते हैं, मगर जब मालूम पड़ता है कि बलात्कार किसने करा है तो बयान को बदल भी दिए जाते हैं। अब ऑनलाइन बयान लेना है और इसकी 3 कॉपी 3 जगह पे, एक हॉस्पिटल में, एक पुलिस थाने पर और एक न्यायाधीश के यहाँ 24 घंटे में पहुंचानी है, जिससे बदलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मान्यवर, इसके साथ साथ हमने फोरेंसिक के उपयोग को भी बहुत महत्व दिया है। दुनिया भर के अदालतों का अगर विश्लेषण करते हैं तो हमारे यहाँ सजा कराने का दर बहुत कम है। इसको अगर बढ़ाना है तो साइंटिफिक एविडेंस पर थ्रस्ट देना पड़ेगा। इसलिए ये बिल के अंदर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुधार करने के लिए इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक पद्धति से हो इसलिए और 90% का कन्विक्शन रेट का लक्ष्य रखते हुए हमने एक प्रावधान किया है कि 7 साल से ज्यादा सजा जिस गुना में है वो सभी में एफएसएल टीम के विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे एफएसएल की विजिट। मान्यवर, कई लोग कहते हैं कि कब होगा, मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार टुकड़े टुकड़े में नहीं चलती। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, फिर प्रधानमंत्री बने तो अब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में अब तक लगभग एनएफएसयू के 7 परिसर और 2 ट्रेनिंग एकेडमी खुल चुके हैं 9 राज्यों में। और 5 साल के बाद मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, हर साल 35,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहां से बाहर निकलेंगे जो इस हमारी रिक्वायरमेंट को। तब तक हमने फॉरेंसिक मोबाइल वान का भी प्रोविजन कर दिया है और फॉरेंसिक को आउटसोर्स करने के लिए भी रूल्स बनाए हैं मान्यवर। और दिल्ली में इसका ये जो 7 साल वाला प्रोविजन है इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है और बहुत उत्साहजनक परिणाम हमें मिले हैं मान्यवर। और इसको तभी राज्यों द्वारा नोटिफाइड कर दिया जाएगा जब राज्य के अंदर फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण रूप से बन जाएगा। इसमें हमने पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला और पूरा राज्य चारों को नोटिफाइड करने की योजना बनाई है। मानो एक शहर में फॉरेंसिक की व्यवस्था हो गई तो वो शहर को नोटिफाइड कर सकते हैं, कंपलसरी हो जाएगा। एक क्षेत्र में हो गई तो क्षेत्र में करेंगे, एक जिले में हो गई तो जिलों को करेंगे और जब सब समाप्त हो जाएगा तब पूरे राज्य को नोटिफाइड करेंगे। और इसके माध्यम से सजा कराने की बहुत बड़ी क्षमता प्रोसिक्यूशन की बढ़ेगी। मान्यवर, लगभग 2000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसके लिए राज्यों को दिया है और 30 राज्य और संघ क्षेत्रों ने इसका काम भी चालू कर दिया है। और हम 6 अत्याधुनिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी बना रहे हैं। मान्यवर, जीरो एफआईआर, कई लोग कहते हैं कि जीरो एफआईआर पहले से थी, लेना कंपलसरी नहीं था।
आपको कोई भी व्यक्ति ना बोल सकता था। इसकी कोई कानूनी धारा भी नहीं थी जिससे इसकी पुष्टि हो जाए। अब विक्टिम कोई भी पुलिस स्टेशन में जाएगा, कहीं पर भी रहता हो, इसकी एफआईआर लेकर 24 घंटे में इसके कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कंपलसरी करनी पड़ेगी। ये 0 नंबर की एफआईआर विक्टिमों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होने वाला है, क्योंकि दबंग ध्यान पुलिस स्टेशन का ही रखता है कि मेरे खिलाफ फरियाद लिखवाने गए या नहीं गए, वो ध्यान रखता ही रह जाएगा। किसी भी थाने में एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी और उसको बुलाना पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को हमने पदनामित किया है। जो कोई भी आएगा तो गिरफ्तारी में जो लोग हैं इसकी सूची उसको बतानी पड़ेगी। तो मेरा रिलेटिव अगर कोई थाने में गिरफ्तार है तो पुलिस ने मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अज्ञात स्वरूप से किसी को अनऑथराइज कब्जा रखकर नहीं रह पाएंगे। पुलिस अधिकारी ने 90 दिन के भीतर विक्टिम को जांच की प्रोग्रेस पत्र से या तो डिजिटल माध्यम से देना होगा। यौन हिंसा के माध्यम से पीड़िता का बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड करना है। अगर वो नहीं उपलब्ध है, ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, तो महिला पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति में इसको दर्ज किया जाएगा। यौन उत्पीड़न के बयान को यही है जो मैंने कहा, और जहां तक हो सके बयान रिकॉर्ड करते वक्त इसके माता पिता या अभिभावक को भी उपस्थित रखने का प्रयास किया जाएगा। हमने बहुत सारे सरलता लाने के लिए भी प्रयास किया है। जैसे समरी ट्रायल में अब तेजी आ जाएगी। पहले 2 वर्ष तक थे, अब 3 वर्ष तक कर दिए हैं। कम गंभीर मामलों में अब समरी ट्रायल हो जाएगा तो ट्रायल जल्दी होगी। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गुना रजिस्टर होते थे, उसको मंजूरी की जरूरत होती थी। सालों तक बाबू मंजूरी देने ही नहीं देते थे। अब अगर 120 दिन में रिजेक्शन नहीं आता है तो उसको मंजूरी मानकर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केस चला लिया है। तब इस पर कोई बैठ नहीं सकता। सिविल सर्वेंट एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी, उसको जवाब देने के लिए ट्रांसफर होते रहते, मान्यवर प्रमोशन होते रहते हैं। जब डीजी बनते हैं तब डीएसपी के जवाब देने जाने। अब वो ही पद पर बैठा हुआ व्यक्ति फाइल के आधार पर जवाब देगा। वो व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट को अगर जरूरत लगे कि तो ऑनलाइन इसकी गवाही लेने का प्रावधान भी मान्य हमने कर दिया। जमानत और बॉन्ड को सुस्पष्ट नहीं किया गया था, अब हमने जमानत और बॉन्ड को सुस्पष्ट कर दिया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की की भी हमने यहां पर प्रावधान कर दिया। मान्यवर, कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं, भाग जाएगा और सालों तक केस लंबित रहेंगे। केस तो चलेंगे इसके अनुपस्थित, मगर उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के लिए 10 वर्ष या अधिक की सजा या आजीवन कारावास या मृत्युदंड, इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाएगा। पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान किया, जिससे देरी न हो। और उसमें बहनों पर अत्याचार का भी मामला हमने ले लिया है। मान्यवर, सबसे बड़ा जो मैंने कहा, ट्रायल इन एब्सेंसिया, कुछ सदस्यों ने इसके खिलाफ थोड़ा आवाज भी उठाया है। ज्यादातर तो बाहर थे तो बहुत नहीं उठ पाए, वरना तो हर एक बोलता। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं मान्यवर, गुनाह कर जो देश के बाहर भाग गए हैं, इनके प्रति क्या सिंपैथी है आपकी भाई? मुझे बताइए। तो सैकड़ों लोग बम धमाके में मार दिए जाते हैं। कश्मीर में आतंकवाद कर पैदल चलकर पाकिस्तान में छुप जाते हैं। क्या इनको सजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा बहुत साफ क्वेश्चन है। क्या सिंपैथी है आपकी इसमें? अब नहीं बख्शा जाएगा। आप आओ ना आओ, आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी।
ये देश ऐसे नहीं चल सकता। और अगर न्याय ही चाहिए तो कानून की शरण में आइए। भारत के संविधान में हर गरीब से गरीब व्यक्ति और हर पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति की न्याय की सुविधा है। न्याय मिलेगा, मगर मालूम है न्याय में सजा ही मिलने वाली है, इसलिए आप देश के बाहर भाग जाओगे और ट्रायल नहीं चलेगा। ऐसा अब नहीं चलेगा, इसको भी हमने यहां पर डाला है। मान्यवर, अंडर ट्रायल कैदी के लिए 1/3 कारावास काट चुका है, तो इसकी जमानत का हमने प्रोविजन कर दिया है। और जहां विचाराधीन कैदी है और गंभीर गुना है, वहां आधे पर इसका अधिकार बनाया है। नई विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लेकर आए हैं। हर राज्य ने इसको घोषित करना पड़ेगा और घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हमने प्रावधान मान्यवर इसके अंदर किया है। सजा की माफी को भी हमने तर्कसंगत बनाने का प्रयास। मृत्यु की सजा है तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास हो सकता है, इसके नीचे माफी नहीं हो सकती। आजीवन कारावास है तो 7 साल की अवधि तक ही सजा भोगनी ही पड़ेगी, और 7 वर्ष या उससे अधिक सजा है तो कम से कम 3 साल जेल में रहना पड़ेगा। कोई जेल में गया और अपने रसूख का उपयोग कर 1 साल में कितना भी गंभीर गुनाह हो बाहर आ जाएगा, ऐसा अब नहीं होगा। इसको हमने सुनिश्चित कानून के अंदर भी कर दिया है। अपराध की आय, अगर आर्थिक अपराधी है और अपराध से आय कर संपत्ति जब्त की है तो उसको भी अब न्यायालय राज्य साथ करेगा, उसको ही हराजी कर उसको राज्य के खजाने में डाल दिया जाएगा। और संपत्तियों के निपटान के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम सब लोग सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं, अनेक स्तर पर राजनीति में काम करते करते आए हैं, सैकड़ों बार पुलिस थाने गए होंगे। माने वो बाहर आप जाएंगे तो चोरी की हुई ऑटो पड़ी होती है, ढेर सारी साइकिलें पड़ी होती है, शराब का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला टेम्पो पड़ा होता है, और वो टेम्पो का तो कई बार हमसे ज्यादा आयुष्य होता है। 1950 में पकड़ा, मगर केस पड़ा रहा है तो पूरा एक बड़ा मैदान पुलिस स्टेशन का परेड का इसी संपत्तियों से लिप्त हो जाता है। माने, और हमने कह दिया है कि देश के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में जो संपत्तियां पड़ी है, अदालत के मजिस्ट्रेट को इसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर अदालत की सहमति से 30 दिनों के भीतर भी इसको बेच दिया जाएगा, हराजी कर दी जाएगी और पैसे कोर्ट केस में होंगे, तो सारे पुलिस स्टेशन साफ हो जाएंगे। तकलीफ तो होगी कुछ लोगों को, मगर उसका रास्ता मेरे पास नहीं है मान्यवर। कब तक 20-20 साल तक, और वो व्हीकल भी किसी के उपयोग का नहीं रहता, वो मालिक को वापिस भी मिल जाए तो कोई इसका फायदा न उठा पाए। इस तरह से हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ढेर सारे बदलाव किए मान्यवर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमने दस्तावेज की परिभाषा में शामिल कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज माना जाएगा। पेन ड्राइव के अंदर चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर कोर्ट को भी चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर विक्टिम को भी दिया जाएगा, लॉयर्स को। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए अधिक मानक जोड़े गए हैं और इसकी उचित कस्टडी, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट, इसके लिए भी कानूनी जामा पहनाकर एक प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी गई है। मान्यवर, दस्तावेजों की जांच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति के लिए एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करने का हमने कंपलसरी किया है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता अब पहली बार कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जमा करने के लिए प्रमाण पत्रों को भी अनुसूची में जोड़ दिया गया। मान्यवर, इसके लिए हमने ढेर सारी भय स्थानों के लिए भी बड़ी एक्सरसाइज की। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मामलों के एक्सपर्ट्स, बीपीआरएनडी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने महीनों तक काम कर कुछ अनुभवी न्यायाधीशों से भी परामर्श कर इस पूरी प्रक्रिया को चिन्हित कर दिया गया। माननीय, मैं इतना सुनिश्चित कह सकता हूं कि जब इसका संपूर्ण अमल देश के हर थाने में हो जाएगा, मान्यवर,
हमारी न्यायिक प्रक्रिया दुनिया में सबसे आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया भारत की। मान्यवर, इसका पूरा प्रोविजन इसके अंदर किया है। उसको भी पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला, कमिश्नरेट और स्टेट लेवल पर नोटिफाइड कर सकेंगे। जैसे जैसे थाने क्लियर करते जाएंगे हम इसको मान्यवर आगे बढ़ाते। और हमने अब तक ICGS के माध्यम से मान्यवर ढेर सारे पुलिस स्टेशन 97% पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटराइज करने का काम समाप्त कर दिया है। अदालतों का भी आधुनिकीकरण हो रहा है और ICGS के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थाना, गृह विभाग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल और कोर्ट, इस सबको एक ही सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन करने का काम भी लगभग देश में समाप्त होने के कगार पर है। और इसके माध्यम से ढेर सारी देरी से हमारे जो न्याय मांगने के लिए जाने वाले नागरिक हैं उनको राहत मिलेगी और न्याय जल्दी से मिलेगा। मान्यवर, इसके साथ हमने स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेस, वेबसाइट और लोकेशनल साक्ष्य को सबूत की परिभाषा में शामिल किया है। आरोपियों, विशेषज्ञों, पीड़ितों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित होने की अनुमति दी है और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकृतता को इसकी एनफोर्समेंट करने के लिए भी पूरी प्रक्रिया को हमने कानून के अंदर जगह दे दी है। और इसके माध्यम से FSL यूनिवर्सिटी उचित समय पर इसमें जो नई तकनीक आती जाएगी इसको भी समाहित करने का सुझाव समय समय पर देती जाएगी, इसको हम समाहित करेंगे। मान्यवर, ये चर्चा में कुछ सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के सवाल उठाए। एक तो पहले ही मैंने जवाब दिया, आतंकवादी कृत्य के लिए UAPA अगर उपलब्ध है तो फिर इसमें आतंकवादी कृत्य का समाहित करने का क्या तर्क है। मान्यवर, एक आतंकवादी कृत्य के लिए एक ही जगह गुना रजिस्टर होगा, करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। 2 कानून अप्लाई नहीं होंगे, मगर कई जगह पे आतंकवादी कृत्य होने के बाद UAPA लगाते नहीं है और CRPC में आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी और बचकर निकल जाते थे। उनके बचने के सारे रास्ते इस कानून के माध्यम से हमने बंद कर दिए और मुझे मालूम नहीं पड़ता इसमें आपत्ति क्या है। आपत्ति सिर्फ संसद में रखनी नहीं चाहिए, इसके आशय भी बताने चाहिए। ये आपत्ति दर्ज कर हम किसको बचाना चाहते हैं। मान्यवर, BNS के 69 के खंड में पहचान छिपाने का दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसा एक आशंका व्यक्त किया। मैं इसके लिए कहा कि उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है जो शादी के झूठे वादों की वजह से व्यक्ति की पहचान छिपाना चाहते हैं। इसमें और कोई बच नहीं पाएगा, मैं सदन को आश्वस्त करना। मान्यवर, एक आया कि दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह कर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है जो बाद में बोली हरसिमरत बहन, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य को से पछतावा करता है। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मेरी मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मैंने कृत्य किया और इस पर दया की जाए, मैं सहमत नहीं हूं साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक BNSS के खंड 479 में विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में कहा गया, मगर उसमें तो हम बहुत प्रगतिशील प्रोविजन लेकर आए, उल्टा जल्दी
छूट जाएंगे वो, क्योंकि 41 सजा होते ही उनको जमानत देने का हमने प्रोविजन किया है, जो पहले कानून में नहीं था। और उसके पहले कोर्ट तो दे ही सकती है जमानत। दूसरा है वीडियोग्राफी के प्रयोजन केवल तलाशी तक क्यों है, गिरफ्तारी और पुलिस बयान दर्ज करने के। भाई हम सबको मालूम है पुलिस का बयान वो आरोपी के खिलाफ कभी उपयोग नहीं किया जा सकता। वो 161 का बयान होता था, कोर्ट में दिया हुआ बयान ही आरोपी के खिलाफ लिया जाता है, इसलिए इसमें पुलिस के बयान को नहीं रखा है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन करने के लिए अलग अलग समय सीमा उचित नहीं है, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। खंड 250 और 262 अलग अलग प्रकार के ट्रायल के लिए ओएसीडी सेशन कोर्ट में ट्रायल केस के मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन कोर्ट में कमिट होने के बाद जो शुरू होता है, इसके लिए खंड 250 है, और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ट्रायल होता है इसके लिए खंड 262 है। तो दो अलग अलग ही है। एक माननीय सदस्य ओवैसी जी ने कहा था क्लॉज 187 में हिरासत की अवधि को पूरे डिटेंशन पीरियड तक बढ़ाया गया है, जो यूएपीए से अधिक सख्त है। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। टोटल कस्टडी 15 डेज की ही होगी, मगर पहले 7 दिन पुलिस पूछताछ करती है, कोई अस्पताल में जाकर जमा हो गया तो 15 दिन समाप्त हो जाए। हमने ये प्रोविजन किया है कि 7 दिन की कस्टडी होगी, आप अस्पताल में चले, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाओ। अच्छा होने के बाद वो 8 दिन के लिए तो फिर आना ही पड़ेगा। तो टोटल कस्टडी को तो हमने 15 दिन का ही रखा है, और मीनवाइल कोर्ट जमानत भी दे सकती है, प्रोविजन को भी हमने रखा है। तो इसकी जमानत पर भी असर नहीं होगी और तो कुल दिन भी नहीं बदलेंगे। डी के बासु मामले में दिए गए निर्देशों को शामिल नहीं किया है। हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में खंड 37 में बदलाव ही कर दिया है, और हर जिले और हर थाने में एक अधिकारी को हमने नामित किया है, जिससे कस्टडी का ब्यौरा देना पड़ेगा। किसी नियंत्रण और संतुलन के बिना पुलिस की शक्तियों को बढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। मैंने आगे बताया है कि कई जगह पे पुलिस की शक्तियों को कर्टेल भी किया गया है, कई जगह पे उस पर वॉच रखने की भी व्यवस्था मान्यवर हमने की है। इसके साथ साथ मॉब लिंचिंग के लिए भी कहा गया है, मगर इसमें सब प्रकार के गुनाह को 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर अगर किसी की हत्या या उसको घायल करने का काम करते हैं, उसको हर प्रकार के गुनाह को इसके अंदर शामिल किया जाए। राजद्रोह का तो मैंने जवाब दे ही दिया है मान्यवर। इसके बाद भर्तृहरि मेहताब जी ने 2-3 प्रोविजन किए थे, मगर क्लॉज 152 और संगठित अपराध 111 और ये दोनों को जब बिल फिर से पेश किया गया, इसमें बदलाव कर ही आपके सुझाव बिल के बदलाव में हमने समाहित किया गया है। और दूसरा उन्होंने कहा फॉल्स और मिसलीडिंग शब्दों का सवाल है उसमें। इसको मैं मानता हूं कि गलत सूचना फैलाने के मामले को भी इसके अंदर समाहित करना चाहिए। उस दृष्टि से हमने इसको समाहित किया है मान्यवर। और एक प्रकार से इसके दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन और चेक बैलेंस इसके अंदर रखने का प्रयास किया है। हरसिमरत बहन ने पुलिस हिरासत के बारे में कहा, इसका मैंने जवाब दे ही दिया है। पुलिस स्टेट बन जाएगा, कोई पुलिस स्टेट हमारे शासन है तब तक नहीं बनेगा। मैं पूरे सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, पुलिस स्टेट से बाहर आने के लिए कानून आए हैं, पुलिस स्टेट बनाने के लिए ये कानून नहीं आए। मान्यवर 2-3 मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट भी ला रहा हूं। तो ये तीनों कानून में द्वितीय शब्द इसलिए दिया गया है कि एक ही प्रकार के नाम के 2 बिल 1 साल के अंदर पेश नहीं हो सकते थे।
तो ये टेक्निकल संसदीय प्रणालिकाओं के कारण करना पड़ा है। और दूसरा मैंने जो कहा कि डॉक्टर को गैर विवेचन हत्या में कम सजा के लिए हमने प्रोविजन किया है। ये तीनों प्रोविजन को भी मैं लेकर आया हूँ। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों बिल कानून बनने के बाद आज से 100 साल तक, कम से कम 100 साल तक जितने भी टेक्नोलॉजी आएगी, ये टेक्नोलॉजी को इस कानून के तहत समाहित करने के कानूनी प्रावधान होंगे। मान्यवर, फॉरेंसिक साइंस को इतनी कठोरता के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ कानून में जगह देने वाला एकमात्र देश हमारा भारत बनने का। मान्यवर, जो ब्रिटिश राज की, ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त कर कर ये संपूर्ण भारतीय कानून अब बनने जा रहे हैं। और हमारे संविधान का जो स्पिरिट, है सबके साथ न्याय और भारतीय अवधारणा दंड और न्याय की है, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर कानून बनने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों का आशीर्वाद मांगता हूं कि इसमें आप सहमति दीजिए और मोदी जी का एक और वादा आज इस कानूनों के माध्यम से देश की जनता को दिया हुआ पूरा होने जा रहा है। इसको आपका आशीर्वाद। बोलिए।